साल 1789 ये वह साल था जब विश्व के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के घटने की एक सीरीज की शुरुआत हुई। यह घटना थी फ्रांस की राज्य क्रांति। फ्रांस की क्रांति सिर्फ यूरोप की ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। फ्रांस की क्रांति ने ही पहली बार स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे जैसे नोबल थॉट्स को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था और इसी घटना ने ही पहली बार राजतंत्र से हटकर गणतंत्र का विचार दुनिया को दिया। क्रांति के फलस्वरूप राजा को गद्दी से हटा दिया गया। फ्रांस में एक गणतंत्र की स्थापना हुई और खूनी संघर्ष के दौर चले। फ्रांस की यह क्रांति अचानक से हुई कोई घटना नहीं थी बल्कि इसके पीछे बहुत से कारण जिम्मेदार थे, जिसमें सबसे प्रमुख कारण था फ्रांस में सोशल हायरार्की का होना, यानी वहाँ का समाज सोशली, पॉलिटिकली और फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बटा हुआ था। वहाँ बहुत ज़्यादा ऊंच नीच थी। उस समय के फ्रांसीसी समाज के बहुत छोटे हिस्से के पास बहुत ज़्यादा पावर थी। आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक निम्न स्तर का जीवन जी रहा था। उस समय फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला उच्च वर्ग था जिसे क्लर्जी वर्ग कहा जाता था, जिसमें चर्च के पादरी और चर्च से जुड़े अन्य लोग आते थे। दूसरे वर्ग में नोबल्स आते थे जो राजा के करीबी और अमीर लोग होते थे और बहुत विलासी जीवन जीते थे। नोबल्स ही टैक्स इकट्ठा करने का कार्य करते थे। इन दोनों ही वर्गों पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाता था। तीसरे वर्ग में एग्रीकल्चरिस्ट, वर्कर, लॉयर और आर्टिस्टियन आते थे। इन्हीं लोगों पर सारा टैक्स का बोझ लाद दिया जाता था, जिस कारण इनकी उच्च समाज के लोगों के प्रति नफरत बढ़ती जा रही थी। फ्रांसीसी क्रांति के बीज 1789 से 200 साल पहले ही उगना शुरू हो गए थे, जब मध्यकाल में फ्रांस पर बर्बन नाम की एक राजशाही का राज था। 1643 में इसी राज परिवार के राजा लुईस 14 की अगुवाई में फ्रांस की सेना ने बहुत से युद्ध जीते और एक बड़े भूभाग पर फ्रांस की सीमाओं का विस्तार किया। लुईस 14 ने राज्य की सभी शक्तियों पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर लिया। फ्रांस की यह अच्छी स्थिति ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकी। इसके बाद लुईस 15 फ्रांस का सम्राट बना। वह बहुत ही अदूरदर्शी और विलासी राजा था। उसने बहुत से ऐसे युद्ध लड़े जिसके कारण फ्रांस कर्ज में डूबता चला गया। लुईस 15 ने अपने शासन के दौरान ही ब्रिटेन के खिलाफ 7 ईयर वॉर को लड़ा था। यह युद्ध 7 साल तक चला था, जिसमें फ्रांस की शर्मनाक हार हुई और वह फ्रांस की जनता के बीच अलोकप्रिय हो गया। ब्रिटेन से बदला लेने के लिए उसने अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका की मदद की, जिससे फ्रांस का खजाना बिल्कुल खाली हो गया। हालात यह हो गए कि फ्रांस अपने ऊपर कर्ज का ब्याज चुकाने में भी असमर्थ हो गया। रही कहीं कसर लुईस 16 ने पूरी कर दी। इसी के शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। वह बहुत ही विलासी और निरंकुश सम्राट था। वह हमेशा अपनी पत्नी मैरी एंटोनेट के कहे अनुसार चलता था, जो बहुत ही भोगी और मूर्ख महिला थी। सम्राट लुईस 16 अपनी पत्नी के साथ राजधानी पेरिस से दूर वर्साई के एक भव्य महल में बड़ी शान और शौकत के साथ बहुत आरामदायक जीवन जीता था। उसे फ्रांस की जनता से कोई लेना देना नहीं था। उस समय फ्रांस की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ रही थी और महंगाई भी अपने चरम पर पहुंच गई थी। लोगों को 2 वक्त का खाना बामुश्किल मिल पाता था। राजा के द्वारा टैक्स लेने के कारण आम जनता के पास कुछ बाकी नहीं रह जाता था। इस सब के बावजूद लुईस 16 और ज़्यादा टैक्स बढ़ाना चाहता था, जिससे आक्रोशित होकर फ्रांस की आम जनता ने क्रांति का विकल्प चुना। किन परिस्थितियों ने बोए फ्रांस की क्रांति के बीज? 18वीं शताब्दी के आसपास ज़्यादातर यूरोपियन देश निरंकुश राजशाही को झेल रहे थे। कुछ जगह तो आम लोगों के हालात फ्रांस से भी ज़्यादा खराब थे। लेकिन फ्रांस में ही यह क्रांति क्यों हुई? इसका कारण था फ्रांस का समृद्धशाली कल्चर और उभरता हुआ मध्यम वर्ग,
जिसे बर्जुआसी कहा जाता था। मध्यम वर्ग के लोग खेती को छोड़कर अब नए नए प्रोफेशन करने लगे थे। वे काम में से आकर इवनिंग में क्लबों में आकर अलग अलग विषयों पर चर्चा किया करते थे। उन्हें अपने देश की परिस्थिति के बारे में भली भांति पता था। पढ़ना लिखना फ्रांस के लोगों का शौक बन गया था। उस समय फ्रांस में बहुत से फिलोसोफर और राइटर उभर रहे थे, जिन्होंने फ्रांस के लोगों पर काफ़ी गहरा प्रभाव डाला। फ्रेंच स्कॉलर मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में राजा के ईश्वर के द्वारा चुने जाने का खंडन किया। उसने यह भी कहा कि फ्रांस की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों का कार्य अलग अलग लोगों को करना चाहिए। यह काम एक व्यक्ति या राजा के हाथ में नहीं होना चाहिए। वहीं वोल्टेयर ने अपनी पुस्तक लेटर्स ऑन द इंग्लिश में ब्रिटेन की लिबरल मोनार्की का कंपैरिजन फ्रांस की ऑटोक्रेटिक मोनार्की और भ्रष्ट तंत्र से किया और फ्रांस के समाज में ठहरी बुराइयों और कमियों को उजागर किया। उसने फ्रांस के चर्च में होने वाली गड़बड़ियों और चर्च के भ्रष्ट आचरण पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति पर जिस फिलोसोफर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा उसका नाम था रूसो। उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होने के बाद भी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। रूसो ने ही पहली बार समानता का नारा बुलंद किया था। रूसो ने कॉमनवेल्थ का कॉन्सेप्ट दिया। उसने कहा कि जनता की इच्छा सर्वोपरि है। नेपोलियन ने रूसो की महत्वता को स्वीकारते हुए कहा था कि अगर रूसो नहीं होता तो शायद फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। फ्रांस में क्रांति की दस्तक। लुईस 16 फ्रांस की जनता पर और ज्यादा टैक्स लगाना चाहता था, जो पहले से ही टैक्स के तले पूरी तरह दबे हुए थे। उसने अपनी बात मनवाने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। यह स्टेट जनरल की मीटिंग करीब 175 साल बाद हो रही थी। इस स्टेट जनरल की मीटिंग में तीनों वर्गों के नुमाइंदे शामिल होते थे। 1789 में बुलाई गई इस स्टेट जनरल की मीटिंग में शामिल होने वाले सभी वर्गों के लोग उत्साहित थे, क्योंकि वे सोच रहे थे कि वे सभी अपनी मांगें यहाँ पर मनवा सकते हैं। इस स्टेट जनरल की वोटिंग तीनों वर्गों के ब्लॉकों के द्वारा होती थी, यानी तीनों वर्गों के सिर्फ 3 वोट काउंट होंगे। सम्राट लुईस 16 यह सोच रहा था कि क्लर्जी और नोबल्स के ब्लॉकों का वोट उसे मिल जाएगा और 2/3 बहुमत से वह बिना किसी बाधा के अपने टैक्स बढ़ाने की मांग को मनवा लेगा। इस स्टेट जनरल में क्लर्जी और नोबल्स के 150 मेंबर थे और तीसरे और सबसे निचले वर्ग के 300 सदस्य यहाँ आए हुए थे। जब वोटिंग की बारी आई तो तीसरे वर्ग के लोग ब्लॉक्स की जगह इंडिविजुअल वोटिंग की मांग पर अड़ गए। सम्राट लुईस 16 ने उनकी यह मांग तुरंत ही खारिज कर दी। इस बात से गुस्से में आकर तीसरे वर्ग ने स्टेट जनरल की मीटिंग से वॉकआउट कर दिया और पास ही के टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली घोषित कर दी। 20 जून 1789 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह घोषणा की कि अब हम कभी अलग नहीं होंगे और जब तक संविधान नहीं बन जाता हम साथ में बने रहेंगे। सम्राट लुईस 16 को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने टेनिस कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए और तीसरे वर्ग के लोगों को बंदी बना लिया। जैसे ही यह बात बाहर आम जनता को पता चली, उन्होंने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और लोग सड़कों पर उतर आए। राजा लुईस 16 ने जनता की बात मानने के बजाय सैनिकों को सड़कों पर उतरने का आदेश जारी कर दिया और कई लोगों को बंदी बना लिया गया। इससे आम जनता और भी ज्यादा उग्र हो गई। पेरिस के आम लोगों ने 14 जुलाई 1789 को बास्टिल किले पर हमला कर दिया और कैदियों को छुड़ा लिया गया। पेरिस के आम लोगों के हृदय में बास्टिल का किला एक निरंकुश राजतंत्र की निशानी था। उनमें निरंकुश राजतंत्र के खिलाफ इतना गुस्सा था कि उन्होंने बास्टिल के किले को ढहा दिया। बास्टिल पहले राजाओं का महल होता था, जो वर्साय का पैलेस बनने के बाद एक जेल में बदल दिया गया था। बास्टिल का पतन एक क्रांतिकारी घटना थी।
इसी घटना से फ्रांसीसी क्रांति का उद्घोष माना जाता है। इस घटना का प्रभाव फ्रांस के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पड़ा और उन्होंने नोबल टैक्स के अभिलेखों में आग लगा दी। फ्रांस की आम जनता की इस कार्यवाहियों से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर गहरा प्रभाव पड़ा। राजा लुईस 16 जनता के आगे झुक गया। 4 अगस्त 1789 को नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अधिवेशन रात भर चला, जिसमें कानून का निर्माण करके सभी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहलाई और उन्होंने संविधान बनाने का अपना एक लक्ष्य रखा। 26 अगस्त 1789 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ह्यूमन राइट्स की घोषणा की। चर्च और स्टेट को अलग कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति ने दुनिया में पहली बार लिबरल डेमोक्रेसी और लिबर्टी में लोगों को जीने का मौका दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है या आप हिस्ट्री और उसमें होने वाले इवेंट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल हिस्ट्री डिकोड को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसा कंटेंट लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।